विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी का पाठ छठा पाठ कालिदास का प्राणी प्रेम देखेंगे। उनके लेखक है मोहन राकेश। तो थोड़ा लेखक परिचय हम देखते हैं। पहले मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक है। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंशी कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा यह जो पाठ है कालिदास का प्राणी प्रेम, तो उनकी जो कृति है, उनका जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसमें से थोड़ा अंश लिया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र है, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। तो कालिदास का प्राणी प्रेम जो है उसकी कथा वस्तु है एक का प्राणी को मारना और दूसरे का प्राणी को बचाना। कालिदास भी मानते हैं और लेखक भी मानते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। मित्रों, कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि है। उन्होंने संस्कृत भाषा को विश्व भाषा के रूप में प्रस्थापित किया, इसलिए वह विश्व कवि भी माने जाते हैं। उन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक भी लिखे हैं। उनके महाकाव्य मैंने यहाँ लिखे हैं। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। खंड काव्य मेघदूतम और ऋतु संहार है। और उनके नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। अब हम पाठ देखेंगे। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपकता है। तो जो राजपुरुष है दंतुल, उसने हरिण शावक का शिकार किया है। और जब कालिदास उस घायल हरिण शावक का आहत मानी घायल हरिण शावक को देखते हैं कि उसके शरीर से खून भी टपक रहा है, तो कालिदास उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं। कालिदास हरिण शावक को कहते हैं, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। आहत मानी घायल होकर। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। तो जिस प्रकार कोई बच्चा गिर जाता है, उसे लग जाती है, वो घायल हो जाता है, तो जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को पुचकारती है, उसे आश्वासन देती है कि तुम घबराओ मत, तुम्हें अच्छा हो जाएगा, तो उसी प्रकार कालिदास भी संवेदनशील व्यक्ति है, इसलिए वह प्राणी प्रेमी है। तो हरिण शावक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और पुचकारते हुए कहते हैं कि तुम्हारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, लेकिन तुम पीड़ा तो सह ही सकते हो। किसी भी घायल व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को अगर हम प्रेम से उसे बुलाए, प्रेम से उसे सांत्वना दे कि कुछ चिंता न करो, तुम्हें अच्छा हो जाएगा, तो ये दवा से भी ज़्यादा असर करता है और व्यक्ति या प्राणी हो वो जल्दी अच्छा होने लगता है। और कालिदास हरिण से कहते हैं कि हम पीड़ा सह सकते हैं, भले ही हमारा शरीर कोमल है, लेकिन हम पीड़ा को सहन कर सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। तो कालिदास हरिण से समझाते हैं कि एक बाण तुम्हें लगा है, अगर वो तुम्हारे प्राण ले सकते हैं तो मेरे हाथों का कोमल स्पर्श मानी छूना, कोमल स्पर्श तुम्हें प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण मानी बिछोना, जिन्हें આપણે पथारी कहिए। विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर दूध का लेप होगा। दूध मानी घी। तो जहाँ उसे लगा है, जहाँ वह घायल हुआ है, उस घाव पर अगर दूध का लेप, घी का लेप लगाया जाए तो वो धीरे धीरे घाव अच्छा हो जाता है। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। तो कालिदास कहते हैं कि कल फिर तुम वनस्थली में यानी वन में घूमने लगोगे, तुम्हारा घाव अच्छा हो जाएगा।
कोमल दुर्वा खाएंगे, खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, यह घायल, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? तो मल्लिका कहती है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इस हरिण शावक को हमारी पावर्त्य भूमि में, जहाँ वो रहते हैं वही पावर्त्य भूमि में किसी ने घायल किया। आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाते हैं। तो कालिदास कहते हैं कि आज गांव में कई नए लोग मुझे देखने को मिले, जैसे वो राज कर्मचारी हो। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। वो हरिण शावक को अपनी छाती से लगा लेते हैं और उसे थपथपाने लगते हैं। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में लाओ। भाजन मानी पात्र, वासन। माँ ने दूध आटा कर रखा है, आटा कर मानी उबाल कर रखा है। देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका भी कहती है कि मैंने भी 2-3 राजकर्मचारियों को घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। और मल्लिका कहती है कि मेरी माँ का कहना है कि जब भी ये राजकर्मचारी गांव में आते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट, अनिष्ट मानी खराब बाबत होती ही है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। तो खाली बर्तन में वह दूध लेने लगती है। माँ आज बहुत स्पष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों से झुलाने लगते हैं, जैसे किसी माँ अपने बालक को अगर वो पीड़ित होता है, उसे कुछ हुआ हो तो अपनी बाहों में झुलाती है। उसी प्रकार कालिदास भी हरिण शावक को अपनी बाहों में झुलाने लगते हैं। कालिदास, हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसे बाण छोड़ते बना के शेख वह कुलांज भरता मेरी गोद में आ गया। तो कालिदास हरण से बातें करते हैं कि धीरे धीरे हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। और जिसने उसे घायल किया है उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसे कोमल शरीर पर बाण छोड़ते उसे कुछ हुआ नहीं, और बाण लगने पर वह कुलांज भरता, कुलांज मानी छलांग आपणे जेने कहिए, कुलांज भरता कालिदास की गोद में आ जाता है। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका साथ स्नेह मिलेगा। तो कालिदास हरिण शावक से कहते हैं कि मैं तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ माँ का सा प्रेम तुम्हें मिलेगा, मानी मल्लिका के घर। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट मानी गुस्सा है मल्लिका पर। क्यों गुस्सा है? माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। तो मल्लिका कहती है कि माँ को पता चल गया है कि वर्षा में मैं भीग गई हूँ तो जरूर मैं तुम्हारे साथ होंगी, ऐसा पता उन्हें चल गया है। माँ को अपवाद की बहुत चिंता है। अपवाद मानी कोई उनके बारे में बातें करे, वो माँ का उसके लिए बहुत चिंता है। किसी भी लड़की के माँ बाप हो तो लड़की के बारे में जो कोई अनाप शनाप बातें करे तो कोई भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। इस तरह मल्लिका की माँ को भी मल्लिका के बारे में कोई कुछ बात कहे वो उसे अच्छा नहीं लगता। दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भजन उसके हर्ष से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हर्ष नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। तो हरिण शावक को कालिदास बहुत प्यार से कहते हैं। जिस तरह माँ अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए समझाती है, उसी तरह कालिदास भी हरिण शावक को समझाते हैं कि नहीं, हर्ष नहीं करते, हम दूध जरूर पी लेंगे। राजपुरुष धंतुल ड्यूटी से आकर द्वार के पास रुक जाते हैं। तो राजपुरुष धंतुल जिसने हरिण शावक का शिकार किया है वो दरवाजे पे आकर रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है।
कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। तो कालिदास हरिण शावक को दूध पिलाते हैं। वो वहाँ दरवाजे पर खड़ा रखकर देखता है। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास को कहता है कि दूध पिलाकर उसे और कोमल बनाना चाहते हो तुम? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भोजन आसन पर रख देता है। तो जैसे ही दंतुल ऐसा बोलता है तो मल्लिका हरिण शावक को लेकर पीछे हट जाती है और कालिदास दूध का पात्र रख देते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? तो कालिदास दंतुल से कहते हैं कि मुझे पता है वहाँ तक तो हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो किसी और के घर आने का साहस तुमने कैसे किया? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर और कहता है, दंतुल कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं है, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में तुम्हारा अनुसरण कर पाता। तो दंतुल कहता है कि यह सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर भी जिस हरिण शावक का मैंने शिकार किया उस हरिण शावक को तुम यहाँ कैसे ले आए? अगर इनके टपकते लहू नहीं होते जमीन पर तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हरिण शावक को तुम उठा ले गए हो। तो हरिण शावक के शरीर से जो खून टपकता था वह टपक कर पूरा बिंदु देख कर वह कालिदास वह मल्लिका के घर जाता है। वहाँ तक खून के छींटे पड़े हुए थे। देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। तो कालिदास उसे कहते हैं कि मुझे जान पड़ता है कि इस प्रदेश के निवासी तो तुम नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। तो दंतुल कालिदास से कहता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ कि देखकर ही तुम मुझे पहचान गए, लेकिन मेरी वेशभूषा ही ऐसी है कि मेरी वेशभूषा ही मेरा परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? तो क्या मेरे सिर पर लिखा है कि मैं इस प्रदेश का व्यक्ति नहीं हूँ? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। चोरी मानी दंतुल ऐसा मानता है कि जिस हरिण शावक का मैंने शिकार किया है और कालिदास उसे उठाकर ले गए, तो कालिदास ने हरिण शावक की चोरी की है। और चोरी तो की है, साथ ही साथ सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मानी जो भविष्यवाणी देखते हैं उसका भी तुम अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? मल्लिका दंतुल से कहती है कि तुम कालिदास पर ऐसा लांछन लगा रहे हो तो तुम्हें लांछन मानी आरोप लगा रहे हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है। और दंतुल मल्लिका से कहता है कि जो हरिण शावक कालिदास की बाहों में है वो हरिण शावक का शिकार मैंने किया है। मेरी बाण से वह आहत हुआ है, घायल हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी। तो जिस हरिण शावक का मैंने शिकार किया है वह मेरी संपत्ति है, तो इसलिए यह हरिण शावक मुझे लौटा दो। इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। आखेट मानी शिकार। तो मल्लिका कहती है कि तुम जिस प्रदेश में आए हो उस प्रदेश में हरिण शावक का शिकार कोई नहीं करता। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तो प्राणियों का शिकार हमारे प्रदेश में अपराध माना जाता है, लेकिन तुम बाहर से आए हो, तुम्हें यह नियम का पता नहीं है, इसलिए हम तुम्हें अपराधी नहीं मानते। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। तो दंतुल कहता है कि मैं एक राजपुरुष हूँ और राजपुरुष को अपराधी गांव वाले मानेंगे और उसका दंड गांव वाले उसको दंड गांव वाले कर देंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो।
शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य होगा। तो शब्द और अर्थ पर सभी का अधिकार होता है, सामान्य मानवी का भी अधिकार होता है। इसलिए कालिदास राजपुरुष से कहते हैं कि आज ही मुझे पता चला कि शब्द और अर्थ पर सिर्फ राजपुरुषों का ही अधिकार है। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। तो राजपुरुष अपने दंतुल अपने राजपुरुष होने का, राजकर्मचारी होने का अधिकार बताकर उन्हें घबराने का प्रयत्न करता है। यह हरिण शावक इस पावर्त्य भूमि की संपत्ति, पावर्त्य भूमि मानी पर्वत भूमि, जिस प्रदेश में तुम आए हो उस प्रदेश की यह संपत्ति है और इसी पावर्त्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती है। तो कालिदास और मल्लिका जहाँ रहते हैं उस पावर्त्य भूमि में मनुष्य और प्राणियों को एक समान माना गया है। सजातीय है मानी एक समान उन दोनों को माना गया है। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर, अंबिका सहसा अंदर से आती, अंबिका मानी मल्लिका की माता। तो कालिदास कहते हैं कि अगर हे राजपुरुष तुम ऐसा सोचते हो कि यह हरिण शावक हम तुमसे दे देंगे तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और मल्लिका को हरिण शावक को अंदर ले जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उसे किसी आस्तरण पर यानी स्टेज पर सुला दो। तभी मल्लिका की माँ अंबिका प्रवेश करती है। अंबिका कहती है इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तो वह कालिदास पर रुष्ट है, इसलिए वो जानती है कि कालिदास के कारण ही मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बातें लोग करते हैं। इसलिए वह कालिदास से कहती है कि इस घर के तल्प और आस्तरण यानी बिछोना हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो ना माँ? हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। तो हमारे घर के जो बिछोने हैं वो मनुष्य के सोने के लिए है, किसी पशु प्राणी के लिए नहीं है। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। और कालिदास जब मल्लिका की माँ अंबिका की बात सुनते हैं तो वह मल्लिका से हरिण शावक को ले लेते हैं और कहते हैं कि मेरी बाहों का आस्तरण ही उसके लिए पर्याप्त है, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा। दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? तो राजपुरुष दंतुल कहता है कि क्या तुम उसे अपने घर ले जाओगे और मैं देखता रहूंगा कि तुम उसे ले जा रहे हो? यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्यूटी में चला जाता है। बिना दंतुल की ओर देखे ही कालिदास दरवाजे की ओर आगे बढ़ते हैं। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक है। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः, दंतुल संभवतः तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। वो तो दंतुल राजपुरुष है, राजकर्मचारी है, इसलिए तलवार उसके पास है। तो तलवार की मुठ पर वह हाथ रख देता है, मानी कालिदास पर प्रहार करने के लिए वो अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रख देता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। शीघ्रता मानी झड़पती। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो मल्लिका दंतुल से कहती है कि तुम्हारे लिए प्रश्न शायद अधिकार का होगा, लेकिन उनके लिए संवेदना का है। कालिदास के पास कोई शस्त्र नहीं है, निशस्त्र मानी बिना शस्त्र वाले, कोई शस्त्र नहीं है, फिर भी वह तुम्हारे शस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे। प्रश्न अधिकार का है और संवेदना का। अधिकार मानी जो शिकारी लोग ऐसे राजपुरुष होते हैं वो अपने मनोरंजन के लिए शिकार करते हैं और शिकार पर अपना अधिकार समझते हैं और उसमें उनको मजा आता है। लेकिन जो एक संवेदनशील पुरुष होता है उसके लिए किसी का प्राण बचाना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मल्लिका कहती है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, लेकिन उनके लिए संवेदना का।
कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? तो दंतुल कहता है कि उनका नाम कालिदास है, तो जिसके साथ में तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है। हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? तो मल्लिका उससे प्रश्न करती है कि हाँ, ये कालिदास ही है, लेकिन तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तो दंतुल मल्लिका को कहता है कि उज्जैनी राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास का जो खंड काव्य है ऋतु संहार, उसके लिए कवि कालिदास को जानते हैं। यह जो वाक्य है वो अंडरलाइन कर देना। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। तो मल्लिका को आश्चर्य होता है कि उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। तो दंतुल कहता है कि उज्जैनी के जो राजा है, जो सम्राट है, उन्होंने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उनकी प्रशंसा की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। तो मल्लिका कहती है, दंतुल मल्लिका से कहता है कि सभी ने ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज ऋतु संहार के कवि और लेखक का सम्मान करना चाहता है और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वरुरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। तो हमारे उज्जैन की राज्यसभा के जो वरुरुचि है वो उज्जैनी से यहाँ इसीलिए आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो जाती है। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का सम्मान। वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं। मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। तो दंतुल कहता है कि ऐसे महान कवि के साथ मैंने अशिष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मुझे बड़ा दुख है। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो दंतुल कहता है कि मुझे कालिदास के पास जाकर उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ अपना पाठ पूरा होता है। नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं और जो स्वाध्याय के प्रश्न है वह अपनी नोट में लिख देना। थैंक यू।